नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो दिल को छू जाएगी और शायद कहीं अंदर तक कुछ बदल भी दे। इस कहानी का नाम है बूढ़ी माँ और दो बेटे। एक छोटा सा गांव, कच्ची गलियां, आंगन में तुलसी का पौधा और उसी आंगन में बैठी एक बूढ़ी माँ जिसकी आंखों में आज भी अपने बेटों के लिए वही पुराना प्यार चमकता है। कभी यही घर हंसी से गूंजता था, दो नन्हे बच्चों की शरारतों से, उनकी छोटी छोटी लड़ाइयों और फिर तुरंत मान जाने वाली मासूमियत से। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अब वही दोनों बेटे बड़े हो चुके हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और शायद दिलों के बीच दूरियां भी। कहते हैं माँ का दिल कभी नहीं बदलता, लेकिन क्या बेटों का दिल भी वैसा ही रहता है? इस कहानी में आपको सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं मिलेगी, बल्कि वो एहसास मिलेगा जो हर दिल में कहीं ना कहीं छुपा होता है। प्यार, त्याग और कभी कभी एक ऐसा सच जिसे सुनकर सब कुछ बदल जाता है। जैसे जैसे आप इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा जैसे आप भी उसी आंगन में बैठे हैं। धीमी हवा चल रही है, कहीं दूर से गायों की घंटियों की आवाज आ रही है और उस बूढ़ी माँ की आंखों में छुपे दर्द को आप महसूस कर पा रहे हैं। अगर ऐसी भावनात्मक और सुकून देने वाली कहानी आपको पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपके दिल तक पहुँचने आती है। और हाँ, बताइए आप इस वक्त कहाँ से सुन रहे हैं? आपके शहर या गांव का नाम क्या है और आपकी घड़ी में अभी क्या समय हो रहा है? अब धीरे धीरे रोशनी कम कर लीजिए, अपने आसपास की आवाज़ों को महसूस कीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस पुराने घर की ओर, जहाँ एक बूढ़ी माँ अपने दो बेटों के बीच अपने टूटते हुए परिवार को संभालने की आखिरी कोशिश कर रही है, और जहाँ एक ऐसा राज छुपा है जो सब कुछ बदल सकता है। सुबह की पहली किरण जैसे ही कच्चे आंगन पर पड़ी, बूढ़ी माँ गौरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उम्र के साथ शरीर भले ही थक चुका था, लेकिन आदतें अब भी वैसी ही थीं। सबसे पहले उठना, घर को संभालना और अपने बेटों के लिए दिन की शुरुआत करना। उसने चारपाई से उठते हुए दीवार का सहारा लिया और आंगन में आकर झाड़ू उठाई। धूल के साथ जैसे बीते सालों की यादें भी उड़ने लगीं। वो दिन जब रमेश और सुरेश छोटे थे, मिट्टी में खेलते थे, एक दूसरे के पीछे भागते थे और हर छोटी बात पर माँ पुकारते थे। गौरी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अब वही आंगन खाली खाली लगता था और दोनों बेटे, जो कभी उसकी दुनिया थे, अब अपने अपने ख्यालों में खोए रहते थे। झाड़ू लगाते लगाते उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जहां रमेश खामोशी से बैठा था, जैसे रात भर सोया ही ना हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरे पर एक अजीब सी चिंता। गौरी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन खुद को रोक लिया। उसे महसूस हो रहा था कि घर में कुछ ऐसा है जो शब्दों से ज्यादा भारी है। रसोई में चूल्हा जलाते हुए गौरी के हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने आटा गूंथा, रोटियां बेलीं और सब्जी चढ़ाई, लेकिन उसका ध्यान बार बार बाहर जा रहा था। सुरेश अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया था, जो उसके स्वभाव के बिल्कुल उलट था। वो हमेशा जल्दी उठकर अपने काम में लग जाता था। आज घर में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे तूफान आने से पहले की शांति। जब आखिरकार सुरेश बाहर आया तो उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। उसने बिना कुछ बोले पानी पिया और आंगन में इधर उधर घूमने लगा। गौरी ने हिम्मत करके पूछा, बेटा सब ठीक है ना? सुरेश ने नजरें चुराईं और बस इतना कहा, ठीक ही है। लेकिन उसकी आवाज में वो ठंडापन था जो पहले कभी नहीं था। तभी रमेश ने धीरे से कहा, माँ आज गांव के मुखिया आने वाले हैं। गौरी चौंक गई। क्यों? इस सवाल का जवाब दोनों के पास था, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता था। कुछ देर की खामोशी के बाद सुरेश ने कठोर स्वर में कहा, आज सब तय हो जाएगा। गौरी के हाथ से बेलन गिर गया। क्या तय होगा? उसकी आवाज कांप रही थी। सुरेश ने सीधा जवाब दिया, घर और जमीन का बंटवारा। ये शब्द जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर रख दिया हो। उसने रमेश की तरफ देखा, उम्मीद से, लेकिन रमेश ने नजरें झुका ली। तू भी यही चाहता है? गौरी ने टूटते हुए पूछा। रमेश ने बहुत धीरे से कहा, मैं झगड़ा नहीं चाहता माँ, जो ठीक लगे वही हो जाए। ये सुनकर गौरी को लगा जैसे उसकी दुनिया बिखर रही है।
उसने दोनों बेटों को अपने सामने खड़ा देखा। एक तरफ खामोश सहमति, दूसरी तरफ सख्त फैसला। बेटा, घर बांटोगे तो दिल भी बढ़ जाएंगे। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश अब मानने को तैयार नहीं था। दिल से पेट नहीं भरता माँ, उसने तंज कसते हुए कहा। आज के समय में हर चीज का हिसाब होना चाहिए। गौरी कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। दोपहर होते होते गांव के कुछ लोग घर के बाहर जमा होने लगे। खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि गौरी के घर में बंटवारा होने वाला है। पंचायत के मुखिया भी आ गए और आंगन में चारपाई डालकर बैठ गए। गौरी एक कोने में चुपचाप बैठी थी, जैसे उसका इस फैसले से कोई लेना देना ही ना हो, जबकि असल में सब कुछ उसी का था। मुखिया ने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, बोलो, क्या बात है? सुरेश ने आगे बढ़कर साफ शब्दों में कहा, हम दोनों अब अलग रहना चाहते हैं। जमीन का हिस्सा बराबर बराबर बांट दिया जाए। मुखिया ने रमेश की तरफ देखा। तुम क्या कहते हो? रमेश ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, जो ठीक समझे वही कर दीजिए। उसकी आवाज में मजबूरी थी, लेकिन विरोध नहीं। गौरी ने सिर उठाकर उसे देखा। उसे लगा जैसे उसका बड़ा बेटा कहीं खो गया है। फिर सबसे कठिन सवाल आया, माँ किसके साथ रहेंगी? आंगन में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर गौरी पर टिक गई। उसने दोनों बेटों को देखा। एक वही सुरेश जो बचपन में उसके बिना सो नहीं पाता था, और दूसरा रमेश जो हर चोट पर सबसे पहले माँ पुकारता था। लेकिन आज दोनों की आंखों में एक अजीब सी दूरी थी। गौरी ने कांपते हुए कहा, मैं जहां तुम दोनों खुश रहो। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अंदर से जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। सब चौंक गए। सुरेश तुरंत अंदर भागा। उसके पीछे रमेश भी गया। गौरी भी धीरे धीरे उठकर उनके पीछे चल दी। अंदर जाकर देखा तो पुराना लकड़ी का संदूक खुला पड़ा था, जो सालों से बंद था। उसमें रखे कपड़े और कुछ पुराने सामान बिखरे हुए थे, और एक पीला पड़ा कागज जमीन पर गिरा हुआ था। रमेश ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। जैसे जैसे उसकी आंखें उस कागज पर चल रही थीं, उसके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। ये कैसे? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। सुरेश ने झपटकर कागज छीना और खुद पढ़ने लगा। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसके हाथ कांपने लगे। गौरी दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। क्या है उसमें? उसने घबराकर पूछा। दोनों बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कोई बड़ा राज सामने आ गया हो जिसे वो छुपाना चाहते हों। कुछ नहीं माँ, सुरेश ने जल्दी से कहा और कागज मोड़ने लगा। लेकिन अब बात छुपने वाली नहीं थी। गांव के कुछ लोग भी अंदर आ गए थे। मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, अगर कोई कागज मिला है तो सबके सामने पढ़ा जाएगा। रमेश ने धीरे से कागज लिया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह घर और जमीन असल में गौरी के पति के नाम नहीं, बल्कि उनके छोटे भाई के नाम थी, जो सालों पहले गांव छोड़कर चला गया था। और उस कागज में यह भी लिखा था कि अगर वो कभी वापस आया तो सब कुछ उसी का होगा। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। सुरेश ने गुस्से में कहा, ये झूठ है। इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, अब अचानक कोई आकर सब ले जाएगा। लेकिन रमेश चुप था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर को वो अपना समझती थी, वो शायद उसका था ही नहीं। बाहर आंगन में फिर से पंचायत बैठ गई। लेकिन अब मामला सिर्फ बंटवारे का नहीं रहा था। अब सवाल था कि अगर असली मालिक वापस आया तो क्या होगा। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या वो आदमी सच में लौटेगा? और अगर लौटा तो इस परिवार का क्या होगा? गौरी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सूनी हो गई थीं। उसे अपना बंटवारे की चिंता थी, न जमीन की। उसे सिर्फ अपने बेटों का बिखरता हुआ रिश्ता दिखाई दे रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। और उसी बेचैनी के बीच दूर कहीं से किसी के आने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई लंबे समय बाद इस गांव की ओर लौट रहा हो। और शायद वो वही था जिसका नाम उस पुराने कागज में लिखा था। आंगन में बैठी पंचायत के बीच अचानक उठी उस आहट ने जैसे सबकी सांसें थाम दी।
दूर कच्चे रास्ते पर धूल उड़ी और एक परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। गांव के बच्चे, जो अब तक चुपचाप दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, उत्सुकता से उधर भागे। गौरी ने कांपती आंखों से उस दिशा में देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई। रमेश और सुरेश भी खड़े हो गए, जैसे किसी अनजाने डर ने उन्हें जकड़ लिया हो। कुछ ही देर में एक अधेड़ उम्र का आदमी कंधे पर पुराना झोला टांगे थके कदमों से आंगन के सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में सफर की थकान थी, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। उसने चारों ओर नजर घुमाई, जैसे सालों पुरानी यादों को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसकी नजर गौरी पर टिक गई और उसके होठों से धीरे से निकला, भाभी पति। ये एक शब्द पूरे माहौल को बदल देने के लिए काफी था। गौरी जैसे पत्थर बन गई। उसके होंठ कांपे, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। पंचायत के मुखिया ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने सीधा जवाब दिया, मेरा नाम हरि नारायण है, इस घर के असली मालिक का नाम। यह सुनते ही आंगन में खलबली मच गई। सुरेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कोई भी आकर कह देगा कि ये घर उसका है और हम मान लेंगे। लेकिन रमेश अब भी चुप था। उसकी नज़र उस आदमी के चेहरे पर टिकी थी, जैसे वह किसी पुराने सच को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। हरि नारायण ने झोले से कुछ पुराने कागज निकाले और पंचायत के सामने रख दिए। ये वही कागज हैं जो मेरे पास सालों से संभाल कर रखे हैं, उसने शांत स्वर में कहा। मुखिया ने कागज उठाए, ध्यान से देखे और फिर धीरे से सिर हिलाया। बात में सच्चाई लगती है। सुरेश अब अपना आपा खो बैठा था। ये सब साजिश है, उसने जोर से कहा। इतने सालों तक कहाँ था ये? जब हमने इस घर को संभाला तब कोई नहीं आया, और अब अचानक सब अपना बताने आ गया। उसकी आवाज में डर भी था और गुस्सा भी। हरि नारायण ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था। बेटा, मैं मजबूरी में गया था, उसने धीरे से कहा। जब तुम्हारे पिता जिंदा थे तभी मुझे शहर जाना पड़ा। सोचा था कुछ साल में लौट आऊंगा, लेकिन जिंदगी ने रास्ता बदल दिया। अब उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन इस घर की याद कभी नहीं गई। और जब अब लौटने का मौका मिला तो चला आया। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब सब याद आने लगा था। वो दिन जब हरि नारायण घर छोड़कर गया था और फिर कभी खबर नहीं आई थी। पंचायत में खामोशी छा गई। अब फैसला आसान नहीं था। एक तरफ वो आदमी था जिसके पास कागज थे, और दूसरी तरफ वो परिवार जिसने सालों से उस घर को अपना मानकर जिया था। मुखिया ने गंभीर आवाज में कहा, फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा, हमें सोचने का समय चाहिए। लेकिन सुरेश अब इंतजार के मूड में नहीं था। सोचने का क्या है, उसने तड़प कर कहा, ये हमारा घर है और रहेगा। उसकी आवाज में जिद थी। रमेश ने पहली बार उसे रोका। सुरेश, बात समझने की कोशिश कर। लेकिन सुरेश ने उसे बीच में ही काट दिया। तुम तो हमेशा से कमजोर रहे हो भैया, आज भी वही कर रहे हो। यह सुनकर रमेश की आंखों में चोट साफ दिखी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गौरी अब तक चुप थी, लेकिन अब उसने धीरे से कहा, सुरेश बेटा, बात ऐसे नहीं करते। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक माँ की ममता और डर दोनों झलक रहे थे। अगर ये सच में तुम्हारे चाचा हैं, वह आगे कुछ कह नहीं पाई। सुरेश ने झुंझलाकर कहा, माँ, आप भी इनकी बातों में आ गई। फिर उसने हरि नारायण की तरफ देखा। ठीक है, अगर तुम सच में इस घर के मालिक हो तो साबित करके दिखाओ। सिर्फ कागज दिखाने से कुछ नहीं होगा। हरि नारायण ने गहरी सांस ली, जैसे वह इस पल के लिए तैयार था। सबूत भी है मेरे पास, और गवाह भी, उसने कहा। यह सुनकर सब चौंक गए। गवाह? शाम ढलने लगी थी और माहौल और भी भारी हो गया था। हर कोई उस गवाह के बारे में सोच रहा था जिसका जिक्र हरि नारायण ने किया था। तभी उसने गांव के एक बुजुर्ग का नाम लिया, रामदास काका। वो सब जानते हैं। यह नाम सुनते ही गांव में हलचल मच गई। रामदास काका गांव के सबसे पुराने लोगों में से थे और उनकी बात को कोई झूठ नहीं मानता था। लेकिन समस्या ये थी कि वो पिछले कुछ महीनों से बीमार थे और शायद ही घर से बाहर निकलते थे। मुखिया ने तुरंत किसी को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। इस बीच
आंगन में बैठे लोग फुसफुसाने लगे। अब मामला और पेचीदा हो चुका था। रात का अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा। आंगन में एक लालटेन जलाई गई, जिसकी हल्की रोशनी में सबके चेहरे और भी गंभीर दिख रहे थे। गौरी एक कोने में बैठी थी। उसकी नज़र कभी अपने बेटों पर जाती, कभी हरिनारायण पर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या सच में उसका घर उससे छिन जाएगा, या फिर यह सब किसी बड़ी परीक्षा का हिस्सा है। तभी रमेश धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। माँ, डर मत, उसने कहा, लेकिन उसकी खुद की आवाज़ कांप रही थी। गौरी ने उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। कुछ देर बाद दूर से खांसी की आवाज़ सुनाई दी। सबकी नज़रें उधर मुड़ गईं। 2 लोग सहारा देकर रामदास काका को लेकर आ रहे थे। उनका कमज़ोर शरीर, झुकी हुई कमर और थकी हुई आंखें बता रही थीं कि वो कितनी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं। उन्हें आंगन में चारपाई पर बैठाया गया। मुखिया ने धीरे से पूछा, काका, आपको याद है हरिनारायण? काका ने अपनी धुंधली आंखों से हरिनारायण को देखा। कुछ पल तक चुप रहे, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, ये वही है। यह सुनते ही आंगन में सन्नाटा छा गया। सुरेश का चेहरा उतर गया, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। काका, ठीक से सोचिए, कहीं गलती तो नहीं हो रही? उसने जोर देकर कहा। रामदास काका ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान के साथ साथ सच्चाई की चमक भी थी। बेटा, उम्र ने आंखें कमजोर कर दी हैं, लेकिन यादें नहीं, उन्होंने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। ये घर इनके पिता का था और इनके बाद इनका हक है। यह सुनते ही जैसे सब कुछ थम गया। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश ने सिर झुका लिया और सुरेश, वो बस खड़ा रह गया, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अब आंगन में सिर्फ एक ही सवाल बचा था, आगे क्या होगा? क्या हरिनारायण इस घर को वापस लेगा? क्या गौरी और उसके बेटे यहाँ रह पाएंगे, या फिर सब कुछ बदल जाएगा? हवा में एक अनकहा डर था, और उसी डर के बीच हरिनारायण ने धीरे से कहा, मैं अपना हक लेने आया हूँ, लेकिन किसी को बेघर करने नहीं। उसके ये शब्द सुनकर सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गईं। क्या वह सच में इतना बड़ा फैसला लेने वाला है, या इसके पीछे भी कोई और सच छुपा है? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर जवाब के पीछे एक नया सवाल खड़ा था, और असली परीक्षा अभी बाकी थी। हरिनारायण के शब्द जैसे हवा में ठहर गए। मैं अपना हक लेने आया हूँ, लेकिन किसी को बेघर करने नहीं। ये सुनकर आंगन में बैठे हर व्यक्ति की नज़र उसी पर टिक गई। उसकी आवाज़ में कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह लड़ाई नहीं, कोई अधूरा रिश्ता पूरा करने आया हो। गौरी की आंखों में हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन उसके दिल में डर अब भी जिंदा था। रमेश ने धीरे से सिर उठाकर हरिनारायण को देखा, जैसे पहली बार उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन सुरेश के चेहरे पर अब भी जिद साफ झलक रही थी। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम सब कुछ लेना चाहते हो। हरिनारायण ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार भी उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं आया, बस एक हल्की सी थकान दिखाई दी। पंचायत के मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब जब सच सामने आ गया है, तो हमें मिलकर कोई रास्ता निकालना होगा। उन्होंने हरिनारायण से पूछा, तुम क्या चाहते हो? कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। हरिनारायण ने चारों ओर देखा। वो दीवारें, वो आंगन, वो तुलसी का चौरा, सब कुछ जैसे उसकी आंखों में बसता चला गया। मैंने इस घर को बचपन में छोड़ा था, उसने धीरे से कहा, और आज इतने सालों बाद लौटा हूँ। मैं इसे उजाड़ने नहीं आया। उसकी आवाज भर्रा गई। अगर ये लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन सच को झूठ नहीं बनाया जा सकता। उसके इन शब्दों ने माहौल को और गहरा कर दिया। एक तरफ इंसानियत थी, दूसरी तरफ हक और सच्चाई। सुरेश अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये सब दिखावा है, उसने जोर से कहा। पहले भावुक बातें करोगे, फिर धीरे धीरे सब अपने नाम कर लोगे। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन वो उसे गुस्से के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था।
रमेश ने इस बार थोड़ा सख्त होकर कहा, बस कर सुरेश, हर बात में शक करना ठीक नहीं होता। यह सुनकर सुरेश और भड़क गया। तुम तो शुरू से ही इसके पक्ष में हो। दोनों भाइयों के बीच बहस बढ़ने लगी। गौरी ने घबराकर दोनों को रोका। चुप हो जाओ दोनों, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें बड़ा किया था? उसकी आवाज में दर्द था जो सीधे दिल में उतर रहा था। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन उनके बीच की दूरी अब और साफ दिखने लगी थी। उसी रात जब सब लोग अपने अपने घर चले गए और आंगन में सन्नाटा छा गया, गौरी चारपाई पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी। तारे वैसे ही चमक रहे थे जैसे हमेशा चमकते थे, लेकिन आज उसकी आंखों में सिर्फ बेचैनी थी। रमेश चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। माँ, अगर सच में ये घर हमारा नहीं है तो हम क्या करेंगे? उसने धीरे से पूछा। गौरी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। घर दीवारों से नहीं बनता बेटा, लोगों से बनता है। उसने कहा, जब तक हम साथ हैं सब ठीक है। रमेश ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में सवाल अब भी थे। दूर कमरे में सुरेश बेचैनी से टहल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, ये घर मेरा है और कोई इसे मुझसे नहीं ले सकता। आधी रात के करीब अचानक घर के पीछे से किसी के चलने की हल्की सी आवाज आई। सुरेश चौकन्ना हो गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका। अंधेरे में उसे कोई परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे घर के पीछे वाले हिस्से की ओर जा रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। उसके कदमों की आवाज भी उसे डराने लगी थी। जैसे ही वह पीछे वाले आंगन में पहुंचा, उसने देखा कि वही पुराना संदूक जो दिन में खुला था फिर से थोड़ा सा खुला हुआ है। उसके अंदर से कुछ कागज बाहर झांक रहे थे। सुरेश ने कांपते हाथों से संदूक खोला और कागज निकाले। उसने उन्हें पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसकी आंखें फैलती चली गईं। ये तो फोट के उसके होंठ सूख गए। तभी पीछे से आवाज आई, क्या ढूंढ रहे हो? सुरेश घबरा गया और पलट कर देखा। हरि नारायण खड़ा था। उसकी आंखों में अब पहले जैसी शांति नहीं थी, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। कुछ नहीं। सुरेश ने जल्दी से कागज छुपाने की कोशिश की, लेकिन हरि नारायण ने उसका हाथ पकड़ लिया। सच से भागोगे तो और उलझ जाओगे, उसने कहा। सुरेश ने झटक कर हाथ छुड़ाया। तुम मुझे सिखाओगे क्या करना है? दोनों के बीच एक अजीब सा तनाव पैदा हो गया। सुबह होते होते यह बात पूरे घर में फैल गई कि रात को कुछ हुआ था। रमेश ने सुरेश से पूछा, क्या हुआ था? लेकिन सुरेश ने कुछ नहीं बताया। उसकी आंखों में अब डर के साथ साथ एक और भावना थी, जैसे उसे कोई बड़ा राज पता चल गया हो। गौरी ने भी महसूस किया कि कुछ तो बदल गया है। उसने धीरे से सुरेश का हाथ पकड़ा। बेटा, क्या बात है? सुरेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ, अगर मैं कहूँ कि ये घर शायद हमसे भी ज्यादा किसी और का है तो? गौरी चौंक गई। क्या मतलब? लेकिन सुरेश ने सिर झुका लिया। अभी नहीं, सही समय आने पर सब बताऊंगा। गौरी अब कांप रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह चारपाई का सहारा लेकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। रमेश ने उसकी तरफ देखा। माँ, ये सब क्या है? उसकी आवाज में डर था। हरि नारायण, जो अब तक चुप था, धीरे से आगे आया। शायद अब सच छुपाना ठीक नहीं होगा, उसने गंभीर स्वर में कहा। गौरी ने सिर झुका लिया, जैसे वह इस पल से बच नहीं सकती। हाँ, ये सच है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हवा में खो रही हो। सुरेश, तू मेरा बेटा है। लेकिन वह रुक गई, फिर रोते हुए बोली, तू इस घर के खून से नहीं है। यह सुनते ही सुरेश जैसे पत्थर का हो गया। उसके अंदर कुछ टूट गया था। मतलब? उसने सूनी आंखों से पूछा। गौरी ने कांपते हुए कहा, तुझे मैंने जन्म नहीं दिया, तू मुझे मंदिर के बाहर मिला था। एक दिन बहुत छोटा था तू, कोई छोड़ गया था तुझे। उसकी आवाज हर शब्द के साथ टूटती जा रही थी। मैंने तुझे उठाया और अपने बेटे की तरह पाला। आंगन में बैठे हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। रमेश को अब समझ आ रहा था कि सुरेश के मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी क्यों रहती थी।
लेकिन सुरेश के लिए यह सच किसी तूफान से कम नहीं था। तो मैं इस घर का कोई नहीं हूं। सुरेश की आवाज में दर्द था जो सीधे दिल में उतर रहा था। गौरी तुरंत उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, तू मेरा सब कुछ है, खून से नहीं दिल से जुड़ा है तू। लेकिन सुरेश ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें गुस्सा भी था। अगर मैं तुम्हारा बेटा हूं तो ये सब मुझसे क्यों छुपाया? उसने सवाल किया। गौरी के पास कोई जवाब नहीं था, बस आंसू थे। हरि नारायण ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, कई बार सच छुपाना मजबूरी होता है, लेकिन अब समय आ गया है कि सब साफ हो जाए। रमेश अब तक चुप था, लेकिन उसके अंदर भी तूफान चल रहा था। उसने सुरेश के कंधे पर हाथ रखा। तू मेरा भाई है और रहेगा। लेकिन सुरेश ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में दर्द के साथ एक दूरी भी थी। भाई, वह कड़वाहट से हंसा। अब पता चला कि मैं तो इस घर में मेहमान था। यह कहकर वह उठकर बाहर चला गया। गौरी उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके कदम रुक गए। वह जानती थी कि इस वक्त सुरेश को खुद से लड़ने की जरूरत है। आंगन में अब सिर्फ भारी खामोशी बची थी। हरि नारायण ने गहरी सांस ली और कहा, अब मामला और भी गंभीर हो गया है, लेकिन एक बात साफ है, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते। उसने गौरी की तरफ देखा, और इस घर का असली मूल्य जमीन नहीं, ये परिवार है। रमेश ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में अब एक ही चिंता थी, क्या सुरेश इस सच को स्वीकार कर पाएगा, या ये सच उसे हमेशा के लिए इस घर से दूर कर देगा। दूर खेतों की तरफ जाते हुए सुरेश की परछाई धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। उसके मन में सवालों का सैलाब था। मैं कौन हूँ? मेरा असली घर कहाँ है? क्या जिसने मुझे पाला वही मेरा अपना है, या खून का रिश्ता ही सब कुछ होता है? हवा तेज चलने लगी थी, जैसे प्रकृति भी उसके अंदर के तूफान को महसूस कर रही हो। और उस तूफान के बीच एक नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि जो सच सामने आया था वो अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन उस शुरुआत तक पहुंचने के लिए इस परिवार को अभी और भी कठिन रास्तों से गुजरना था। सुरेश खेतों की ओर बढ़ता चला गया, बिना यह सोचे कि वह कहाँ जा रहा है। उसके कदम खुद ब खुद उसे गांव के उस किनारे तक ले आए, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। वही पेड़ जिसके नीचे वह बचपन में रमेश के साथ खेला करता था। आज वही जगह उसे अजनबी लग रही थी। उसने पेड़ के तने से टिककर आंखें बंद कर लीं। उसके कानों में गौरी के शब्द बार बार गूंज रहे थे। तू मुझे मंदिर के बाहर मिला था। यह सोचकर उसका दिल जैसे चीर गया। तो मैं कौन हूँ? उसने खुद से सवाल किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो उन्हें रोक नहीं पाया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी पहचान ही उससे छिन गई हो। वो यादें जो अब तक उसे अपनेपन का एहसास देती थीं, अब उसे धोखा लगने लगी। लेकिन उसी के साथ एक और सवाल उसके अंदर उठ रहा था। अगर वो इस घर का नहीं है, तो फिर उसका असली घर कहाँ है? उधर घर में माहौल और भी भारी हो गया था। गौरी चारपाई पर बैठी रो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। रमेश उसके पास बैठा था, लेकिन उसके पास भी कोई शब्द नहीं थे जो उसकी माँ का दर्द कम कर सकें। मैंने गलत किया क्या? गौरी बार बार यही पूछ रही थी। अगर मैं उसे अपने पास न रखती तो वो आज कहाँ होता? उसकी आवाज़ में पछतावा नहीं, बल्कि एक माँ का डर था, अपने बेटे को खो देने का डर। रमेश ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आपने कुछ गलत नहीं किया माँ। आपने जो किया वो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं होती। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। हरि नारायण थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर भी एक गहरी सोच थी, जैसे वह इस परिवार की उलझनों को समझने की कोशिश कर रहा हो। शाम ढलने लगी, लेकिन सुरेश वापस नहीं लौटा। अब चिंता बढ़ने लगी थी। गौरी बार बार दरवाजे की ओर देखती, जैसे हर आहट पर उसे उम्मीद होती कि सुरेश आ गया होगा। आखिरकार उसने रमेश से कहा, जा बेटा, उसे ढूंढ ला, मुझे डर लग रहा है। रमेश तुरंत उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। हरि नारायण ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। दोनों अलग अलग दिशाओं में सुरेश को खोजने लगे।
गांव की गलियों में, खेतों के किनारों पर, यहाँ तक कि मंदिर के पास भी हर जगह उसका नाम पुकारा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात गहराने लगी थी और हर गुजरते पल के साथ चिंता बढ़ती जा रही थी। उधर बरगद के नीचे बैठे सुरेश को अब ठंड लगने लगी थी, लेकिन वह उठने को तैयार नहीं था। उसके अंदर एक जिद थी, अब वापस क्यों जाऊं, जहां मेरा कोई हक ही नहीं। लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज भी थी, वो माँ जिसने तुझे पाला, क्या वो तेरी नहीं? वह इस आवाज को दबाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वो और जोर से गूंजती। तभी उसे दूर से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी, सुरेश। यह रमेश की आवाज थी। सुरेश ने आंखें खोली, लेकिन जवाब नहीं दिया। वह चाहता था कि कोई उसे ढूंढे, लेकिन वह खुद सामने आने को तैयार नहीं था। यह एक अजीब सी लड़ाई थी, खुद से, अपने दिल से। कुछ देर बाद रमेश वहीं पहुंच गया। उसने सुरेश को देखा और राहत की सांस ली। यहाँ बैठा है तू? उसने धीरे से कहा। सुरेश ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। रमेश उसके पास बैठ गया। घर चल, माँ रो रही है। यह सुनते ही सुरेश की आंखों में एक हलचल हुई, लेकिन उसने तुरंत नजरें फेर लीं। मुझे क्यों बुला रहे हो? उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं कौन हूं उनका? रमेश ने गहरी सांस ली। अगर तू ये सवाल पूछ रहा है तो जवाब भी तुझे पता है। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, खून का रिश्ता जरूरी नहीं होता, जो साथ निभाए वही अपना होता है। सुरेश के चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट आई। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं भैया, असल जिंदगी में नहीं। गई। तभी पीछे से हरिनारायण की आवाज आई, असल जिंदगी में ही इन बातों की कीमत होती है। दोनों ने पलटकर देखा। वह वहीं खड़ा था। उसने धीरे धीरे उनके पास आकर कहा, तू जिस सच से भाग रहा है वही तुझे मजबूत बनाएगा। सुरेश ने उसकी तरफ देखा। आपको क्या पता मेरे बारे में? हरिनारायण ने शांत स्वर में कहा, शायद जितना तुझे खुद नहीं पता। यह सुनकर सुरेश चौंक गया। क्या मतलब? उसने पूछा। हरिनारायण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिस मंदिर के बाहर तुझे पाया गया था, मैं उस दिन वहीं था। यह सुनते ही जैसे सब कुछ थम गया। रमेश भी हैरान रह गया। आप वहां थे? हरिनारायण ने सिर हिलाया। हाँ, और मैंने उस बच्चे को देखा था। उसने सुरेश की आंखों में देखते हुए कहा। तुझे पीटी? सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? उसकी आवाज में उम्मीद और डर दोनों थे। हरिनारायण ने गहरी सांस ली। मैंने उस दिन एक औरत को देखा था जो तुझे छोड़कर जा रही थी। उसकी आंखों में डर था और मजबूरी भी। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। कौन थी वो? हरिनारायण ने धीरे से कहा। मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन वह रुक गया। लेकिन क्या? सुरेश ने बेचैनी से पूछा। हरिनारायण ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके गले में एक खास तरह का लॉकेट था जो मैंने पहले भी कहीं देखा था। यह सुनकर सुरेश और रमेश दोनों चौंक गए। कहाँ? रमेश ने पूछा। हरिनारायण ने धीरे से कहा, उसी गांव में, इसी घर के आसपास। यह सुनते ही जैसे एक नया रहस्य सामने आ गया। क्या सुरेश का अतीत इस गांव से ही जुड़ा हुआ था? क्या उसकी असली पहचान यहीं कहीं छुपी थी? हवा में एक नई बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। सुरेश अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर अब एक सवाल जल रहा था, जिसका जवाब उसे हर हाल में चाहिए था। अगर मेरा अतीत यही है तो मैं उसे ढूंढूंगा, उसने धीरे से कहा। रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और इस बार सुरेश ने उसे हटाया नहीं। हरिनारायण ने दोनों को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। शायद अब यह कहानी सिर्फ एक घर या जमीन की नहीं रही थी, बल्कि एक पहचान की तलाश बन चुकी थी, और उस तलाश की शुरुआत अब होने वाली थी। रात गहराती जा रही थी, लेकिन अब तीनों के मन में नया उजाला जाग चुका था, एक तलाश का उजाला। सुरेश की आंखों में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। अगर सच में मेरा अतीत इसी गांव से जुड़ा है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। रमेश ने उसकी तरफ देखा
और पहली बार उसके चेहरे पर वह पुराना भाई नजर आया जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता था। हम दोनों ढूंढेंगे, उसने कहा। हरिनारायण ने भी सिर हिलाया, और मैं भी साथ हूं, क्योंकि जो मैंने देखा था उसका जवाब मुझे भी चाहिए। तीनों धीरे धीरे घर की ओर लौटने लगे, लेकिन अब उनके कदमों में पहले जैसी भारीपन नहीं थी। अब उनमें एक मकसद था। घर पहुंचते ही गौरी दरवाजे पर ही मिल गई। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। जैसे ही उसने सुरेश को देखा, वह तुरंत उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। कहाँ चला गया था बेटा? मैं डर गई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। सुरेश कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने भी धीरे से अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट दी। यह वही पल था जहां खून का रिश्ता नहीं बल्कि दिल का रिश्ता जीत रहा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ, उसने धीमे से कहा। गौरी ने उसकी पीठ थपथपाई, जैसे वह उसे फिर से अपने अंदर समेट लेना चाहती हो। रमेश यह सब देख रहा था और उसके दिल से एक बोझ उतरता जा रहा था, लेकिन हरिनारायण के चेहरे पर अब भी वही गंभीरता थी। उसे पता था कि असली सफर अभी शुरू हुआ है। अगली सुबह गांव में एक नई हलचल थी। कल की घटना हर किसी की जुबान पर थी, लेकिन अब चर्चा सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि सुरेश की पहचान की थी। कुछ लोग सहानुभूति जता रहे थे तो कुछ कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन इन सब बातों से दूर घर के अंदर एक फैसला लिया जा चुका था, सुरेश के अतीत को खोजने का। हरिनारायण ने कहा, सबसे पहले हमें उस मंदिर से शुरू करना चाहिए जहां उसे पाया गया था। गौरी ने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ, शायद वहीं से कुछ सुराग मिले। सुरेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। वही जगह जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी, अब वहीं से उसे अपने सवालों के जवाब मिलने थे। तीनों मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ता वही पुराना था, लेकिन आज हर मोड़, हर पेड़, हर पत्थर जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मंदिर गांव से थोड़ा दूर था, एक ऊंचे टीले पर बना हुआ। वहां पहुंचते ही घंटियों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी और हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैल गई। सुरेश ने चारों ओर देखा। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन फिर भी दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। यहीं टमटिन, उसने धीमे से कहा। हरिनारायण ने सिर हिलाया। हाँ, यही मैंने तुझे देखा था। पीवे मंदिर के पुजारी के पास गए, जो उम्रदराज थे और शायद सालों से वहीं सेवा कर रहे थे। पुजारी ने ध्यान से उनकी बात सुनी। जब उन्होंने सुरेश के बारे में बताया तो वह कुछ देर सोच में पड़ गए। बहुत साल हो गए, लेकिन मुझे कुछ कुछ याद है, उन्होंने धीरे से कहा। तीनों की उम्मीदें जाग उठीं। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और सुबह जब मैं मंदिर के बाहर आया तो मुझे एक बच्चा मिला। वही बच्चा, उन्होंने सुरेश की तरफ देखा। लेकिन उस दिन मंदिर के बाहर सिर्फ बच्चा ही नहीं था, वहां एक और चीज भी थी। यह सुनते ही तीनों चौकन्ने हो गए। क्या? रमेश ने पूछा। पुजारी ने कहा, एक छोटा सा कपड़े का थैला जिसमें कुछ सामान था। वो थैला कहाँ है? सुरेश ने बेचैनी से पूछा। पुजारी ने धीमे से कहा, मैंने उसे संभाल कर रख लिया था, सोचा कभी काम आएगा। यह सुनते ही तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। पुजारी अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक पुराना धूल से भरा थैला लेकर आए। उन्होंने उसे धीरे से खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े थे और एक छोटा सा डिब्बा। सुरेश के हाथ कांप रहे थे। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक पुराना लॉकेट था, वही लॉकेट जिसका जिक्र हरिनारायण ने किया था। यही है, उसने धीरे से कहा। लॉकेट को हाथ में लेते ही सुरेश के अंदर जैसे कोई अजीब सी भावना जाग उठी। उसने उसे खोला। अंदर एक छोटी सी तस्वीर थी, लेकिन वक्त के साथ धुंधली हो चुकी थी। फिर भी उसमें एक औरत की आकृति साफ नजर आ रही थी। क्या ये मेरी माँ है? उसकी आवाज भर्रा गई। हरिनारायण ने गौर से देखा, फिर धीरे से कहा, शायद, लेकिन इसे पहचानना आसान नहीं होगा कि। तभी पुजारी ने कहा, उस थैले में एक और चीज भी थी। उन्होंने नीचे से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। मैंने इसे कभी नहीं खोला, सोचा जब सही समय आएगा। तभी भी सुरेश ने कांपते हाथों से कागज लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
उसने धीरे धीरे उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी आंखें शब्दों पर चल रही थीं, उसका चेहरा बदलता जा रहा था। ये तो आप, उसकी आवाज़ रुक गई। रमेश ने घबराकर पूछा, क्या लिखा है? सुरेश ने कागज़ को कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। इसमें लिखा है कि जिसने मुझे छोड़ा वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। रमती यह सुनते ही सब चौंक गए। मतलब? हरिनारायण ने पूछा। सुरेश ने कांपते हुए कहा, उसमें लिखा है, मेरे बच्चे, मुझे माफ करना, मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि तेरी जान खतरे में है। अगर तू मेरे साथ रहा तो तू भी अहम है। वह आगे पढ़ नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कोई साधारण कहानी नहीं थी। इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा था। कौन था जो उसकी जान के पीछे था और उसकी असली माँ किससे उसे बचा रही थी? मंदिर की घंटियां अचानक तेज बजने लगी, जैसे कोई संकेत दे रही हूँ। हवा भी अचानक तेज हो गई। सुरेश ने कागज को सीने से लगा लिया। अब यह सिर्फ उसकी पहचान का सवाल नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी से जुड़ा सच था। रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और इस बार सुरेश ने उसे मजबूती से थाम लिया। हरिनारायण ने दोनों को देखा। अब यह सफर और भी खतरनाक हो सकता था, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जो सच सामने आने वाला था वो सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो सालों से छुपा हुआ था और अब धीरे धीरे उजागर होने वाला था। मंदिर की घंटियों की गूंज अभी भी हवा में तैर रही थी, लेकिन अब तीनों के दिलों में जो हलचल थी वह उससे कहीं ज्यादा तेज थी। सुरेश ने उस कागज को बार बार पढ़ा, जैसे हर शब्द में कोई छुपा हुआ संकेत हो। मेरी जान खतरे में है, यह पंक्ति उसके मन में गूंजती रही। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। अब उसमें सिर्फ दर्द या गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। मुझे सच जानना ही होगा, उसने धीरे से कहा। रमेश ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि अब यह सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि एक जिद बन चुका है। हरिनारायण ने भी गंभीर स्वर में कहा, और इस सच तक पहुंचने के लिए हमें हर उस चीज को जोड़ना होगा जो हमें अब तक मिली है। ये लॉकेट, ये चिट्ठी और वो औरत, तीनों मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन अब हर कदम जैसे उन्हें किसी अनजान दिशा में ले जा रहा था। रास्ते में गांव के कुछ लोग मिले जो उत्सुकता से उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ पूछा नहीं। शायद सब समझ रहे थे कि मामला अब बहुत गहरा हो चुका है। घर पहुंचकर गौरी ने उनके चेहरे देखे और तुरंत समझ गई कि कुछ नया सामने आया है। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। सुरेश ने बिना कुछ कहे वह लॉकेट और चिट्ठी उसके सामने रख दी। गौरी ने कांपते हाथों से लॉकेट खोला और जैसे ही उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो पबकी उसके होंठ कांपने लगे। रमेश ने तुरंत पूछा, आप पहचानती हैं इसे? गौरी कुछ पल तक चुप रही, जैसे वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से बोली, मैंने इसे पहले देखा है अक्षी। यह सुनते ही सुरेश का दिल जोर से धड़कने लगा। कहाँ? उसने उत्सुकता से पूछा। गौरी ने आंखें बंद की, जैसे वह किसी पुराने समय में लौट रही हो। सालों पहले गांव में एक औरत आई थी, बहुत डरी हुई थी। उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका हुआ था, लेकिन उसके गले में यही लॉकेट था। उसकी आवाज कांप रही थी। वो किसी से मिलना चाहती थी, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गई। यह सुनकर हरिनारायण की आंखों में भी चमक आ गई। तो इसका मतलब वो औरत इस गांव में आई थी, उसने धीरे से कहा। सुरेश के मन में एक नई उम्मीद जगी। क्या वो मेरी माँ थी? उसने खुद से सवाल किया। रमेश ने आगे बढ़कर पूछा, क्या आपको याद है वो किससे मिलने आई थी? गौरी ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैंने उसे आखिरी बार गांव के पुराने हवेली के पास देखा था। यह सुनते ही हरिनारायण और भी सतर्क हो गया। पुरानी हवेली, उसने दोहराया। वो जगह तो सालों से खाली पड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर यह साफ था कि वह इस जानकारी को हल्के में नहीं ले रहा। शाम होते होते तीनों उस हवेली की ओर चल पड़े। गांव के बाहर पेड़ों से घिरी वह पुरानी हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और चारों ओर फैली खामोशी। सब कुछ डरावना नहीं, लेकिन रहस्यमयी जरूर लग रहा था।
सुरेश ने एक पल के लिए रुककर उस हवेली को देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या सच में यहाँ कुछ मिलेगा? उसने धीरे से कहा। हरि नारायण ने जवाब दिया, सच हमेशा किसी न किसी जगह छुपा होता है और आज शायद वो यही है। रमेश ने दरवाजा धीरे से धक्का दिया। वह चरमराता हुआ खुल गया, जैसे सालों बाद किसी ने उसे छुआ हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन टूटी हुई छत से आती हल्की रोशनी में सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। तीनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। हर कदम पर धूल उड़ रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे बीते समय की। अचानक सुरेश की नजर एक कोने पर पड़ी। वहां कुछ पुराने कपड़े और एक छोटा सा संदूक रखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो देखो पीप, उसने इशारा किया। तीनों उस तरफ बढ़े। संदूक पर मोटी धूल जमी थी, लेकिन वह पूरी तरह बंद नहीं था। सुरेश ने कांपते हाथों से उसे खोला। संदूक के अंदर कुछ पुराने कागज, एक फटा हुआ दुपट्टा और एक छोटी सी डायरी थी। सुरेश ने डायरी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या ये उसी की है? उसने धीमे से कहा। हरि नारायण ने सिर हिलाया। हो सकता है। सुरेश ने डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर कुछ लिखा था। अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि मैं सच छुपा कर नहीं जा रही। मैं मजबूर हूँ। यह पढ़ते ही तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। यह वही औरत थी, वही जिसने सुरेश को छोड़ा था। सुरेश ने आगे पढ़ना शुरू किया। हर शब्द उसके दिल में उतरता जा रहा था। मेरा नाम मीरा है और मैं इस गांव की नहीं हूँ। मैं यहाँ छुपने आई हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। उसके हाथ कांपने लगे। रमेश और हरि नारायण भी ध्यान से सुन रहे थे। मेरे बच्चे की जान खतरे में है, इसलिए मैंने उसे मंदिर के पास छोड़ने का फैसला किया ताकि कोई उसे बचा सके। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अब यह सिर्फ कहानी नहीं रही थी, यह उसकी अपनी जिंदगी थी। अचानक डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर मैं जिंदा रही तो मैं उसे लेने जरूर आऊंगी, लेकिन अगर नहीं तो उसे उस आदमी से दूर रखना जिसका नाम। सुरेश ने पढ़ते पढ़ते रुक गया। किसका नाम? रमेश ने घबराकर पूछा। सुरेश ने धीरे से ऊपर देखा। उसकी आंखों में डर था। नाम लिखा है विक्रम सिंह। यह नाम सुनते ही हरि नारायण का चेहरा सख्त हो गया। विक्रम सिंह, उसने धीरे से दोहराया। वो कोई आम आदमी नहीं है। उसकी आवाज में चिंता साफ थी। सुरेश ने पूछा, आप जानते हैं उसे? हरि नारायण ने गहरी सांस ली। हाँ, और अगर वही इस सब के पीछे है तो ये मामला बहुत बड़ा है। नियमात हवेली के अंदर अचानक सन्नाटा और गहरा हो गया। बाहर हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। अब यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, यह एक ऐसे सच की शुरुआत थी जो खतरे से भरा हुआ था, और जिस रास्ते पर अब ये तीनों चल पड़े थे वहां से वापस लौटना शायद अब मुमकिन नहीं था। हवेली के उस सूने कमरे में विक्रम सिंह नाम गूंजता रह गया, जैसे दीवारों ने भी उसे सुनकर अपनी सांस रोक ली हो। सुरेश के हाथ अब भी डायरी पकड़े कांप रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक नई आग जल चुकी थी। अब डर के साथ साथ गुस्सा भी था। अगर यही आदमी मेरी माँ को मजबूर कर सकता है तो मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, उसने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा। रमेश ने उसकी तरफ देखा। उसे पहली बार लगा कि सुरेश अब सिर्फ जवाब नहीं चाहता बल्कि न्याय चाहता है। हरि नारायण कुछ पल तक चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, तुझे समझना होगा बेटा, ये रास्ता आसान नहीं है। विक्रम सिंह बहुत ताकतवर आदमी है, उसका नाम यहाँ यूं ही नहीं लिया जाता। लेकिन सुरेश अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने डायरी को कसकर पकड़ा, जैसे वह अब उसकी ताकत बन चुकी हो। तीनों हवेली से बाहर निकले तो शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। आसमान में काले बादल छा गए थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति भी आने वाले तूफान का इशारा कर रही हो। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला, हर कोई अपने अपने विचारों में डूबा था। घर पहुंचते ही गौरी ने उनके चेहरे देखे और बिना कुछ पूछे समझ गई कि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। क्या मिला वहां? उसने डरते हुए पूछा। सुरेश ने डायरी उसके हाथ में दे दी। गौरी ने जैसे जैसे उसे पढ़ा, उसके चेहरे की रेखाएं बदलती चली गई। डर, दुख और चिंता सब एक साथ उभर आए। बेटा, ये रास्ता मत पकड़,
उसने कांपते हुए कहा। जिस आदमी का नाम इसमें है वो बहुत खतरनाक है। लेकिन सुरेश ने उसकी बात काट दी। माँ, अगर आज मैं पीछे हट गया तो जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। रात को घर में कोई नहीं सो पाया। हर कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर डर और बेचैनी की आवाजें गूंज रही थीं। रमेश बाहर आंगन में बैठा आसमान को देख रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह अपने भाई को इस रास्ते पर जाने से रोक सकता है या उसे उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अंदर गौरी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरे बेटे को सुरक्षित रखना। हरि नारायण भी चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। उसे पता था कि अगर विक्रम सिंह का नाम इस कहानी में आया है तो यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा। अब यह एक टकराव बनने वाला है और उस टकराव में जीत आसान नहीं होगी। अगली सुबह सूरज उगा जरूर, लेकिन उसके साथ शांति नहीं आई। सुरेश ने जल्दी उठकर अपना फैसला कर लिया था। मैं शहर जाऊंगा, उसने सबके सामने कहा। विक्रम सिंह वहीं रहता है और वहीं से सब शुरू हुआ होगा। रमेश ने तुरंत कहा, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी साथ चलूंगा। गौरी की आंखों में डर भर गया। तुम दोनों, उसने रुकते हुए कहा, अगर कुछ हो गया तो? सुरेश ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ा। कुछ नहीं होगा माँ, हम सच जानने जा रहे हैं और सच हमेशा सही रास्ता दिखाता है। हरि नारायण ने भी आगे बढ़कर कहा, मैं भी चलूंगा, क्योंकि यह लड़ाई अब सिर्फ सुरेश की नहीं, हम सब की है। तीनों शहर के लिए निकल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही रास्ता बदलने लगा। खेतों की हरियाली धीरे धीरे पक्की सड़कों और भीड़ में बदलने लगी। शहर का शोर, लोगों की भाग दौड़ और हर तरफ फैली अजनबियत, सब कुछ अलग था। सुरेश के लिए यह दुनिया नई थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था। उन्होंने लोगों से पूछताछ शुरू की, विक्रम सिंह कहाँ मिलेगा? कुछ लोग चुप हो जाते, कुछ नजरें चुरा लेते और कुछ सीधे कह देते, उसका नाम मत लो, मुसीबत बुला लोगे। यह सुनकर साफ हो गया कि यह आदमी सच में खतरनाक है, लेकिन अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। काफी खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि विक्रम सिंह शहर के एक बड़े बंगले में रहता है, जहां हर वक्त पहरा रहता है। शाम होते होते वे उस इलाके तक पहुंच गए। सामने एक विशाल बंगला था, ऊंची दीवारें, बड़ा गेट और बाहर खड़े पहरेदार। सुरेश ने गहरी सांस ली। यही है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सोच ले, एक बार अंदर गए तो वापस आना आसान नहीं होगा प्री। लेकिन सुरेश ने बिना झिझक कहा, मैं डरने नहीं आया। और हरि नारायण ने चारों ओर नजर डाली। उसे हर तरफ खतरे के संकेत दिख रहे थे। तभी अचानक गेट के पास खड़े एक आदमी ने उन्हें देख लिया। कौन हो तुम लोग? उसने सख्त आवाज में पूछा। सुरेश ने सीधा जवाब दिया, हमें विक्रम सिंह से मिलना है। आदमी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की सी हंसी के साथ बोला, सबको मिलना है, लेकिन हर कोई नहीं मिल पाता। उसने इशारा किया और कुछ ही पलों में दो और लोग वहां आ गए। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। रमेश ने धीरे से कहा, शायद हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन सुरेश अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक उससे मिल नहीं लेते, उसने दृढ़ता से कहा। कुछ देर की खामोशी के बाद अंदर से एक आवाज आई, उन्हें अंदर आने दो। वार्नेस खामटी आवाज भारी और अधिकारपूर्ण थी। गेट धीरे धीरे खुला और तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह वही पल था जिसका उन्हें इंतजार था, लेकिन यह भी वही पल था जहां से उनकी जिंदगी बदल सकती थी। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। सामने दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडक थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। तो तुम लोग मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ ही गए, उसने कहा। सुरेश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम ही हो विक्रम सिंह? उस आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई और उसी पल जैसे एक नया तूफान शुरू हो गया। दरवाजे पर खड़ा वह आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें अंदर आने का इशारा कर रहा था, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन नहीं, एक अजीब सी ठंडक थी। सुरेश ने बिना झिझक उसके सामने कदम बढ़ाया, जबकि रमेश
और हरि नारायण थोड़े सतर्क होकर उसके पीछे पीछे अंदर आए। बंगले के अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था, साफ सुथरा, चमकदार, लेकिन किसी तरह की गर्माहट नहीं थी, जैसे हर चीज बस दिखावे के लिए हो। उस आदमी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ, विक्रम सिंह। और तुम लोग? उसकी नज़र सीधे सुरेश पर टिक गई, जैसे वह पहले से ही उसे पहचानता हो। सुरेश ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं जवाब लेने आया हूँ। उसकी आवाज़ में डर नहीं, बल्कि सीधी चुनौती थी। विक्रम सिंह ने हल्का सा सिर झुकाया और मुस्कुराया। जवाब? हर कोई जवाब चाहता है, लेकिन हर कोई सच सुनने के लिए तैयार नहीं होता। उसने अपनी उंगलियों से मेज पर हल्की हल्की थपकी दी, जैसे किसी गहरे खेल की शुरुआत कर रहा हो। रमेश ने बीच में कहा, हम यहाँ किसी खेल के लिए नहीं आए, हमें सच जानना है। हरि नारायण चुपचाप सब देख रहा था। उसकी नज़र विक्रम सिंह के हर हाव भाव पर थी। विक्रम ने कुछ पल तक तीनों को गौर से देखा, फिर धीरे से बोला, सच कभी कभी बहुत महंगा पड़ता है। उसने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, क्या तुम लोग उस कीमत के लिए तैयार हो? सुरेश ने जेब से वह लॉकेट निकाला और मेज पर रख दिया। ये पहचानते हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। विक्रम सिंह की नज़र जैसे ही उस लॉकेट पर पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कान कुछ पल के लिए गायब हो गई। उसने उसे उठाया, ध्यान से देखा और फिर एक गहरी सांस ली। तो तुम उससे जुड़े हो पी? उसने धीरे से कहा। यह सुनते ही सुरेश का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन थी वो? उसने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। विक्रम सिंह ने सीधे जवाब देने के बजाय कुर्सी पर पीछे टिकते हुए आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी पुराने घाव को याद कर रहा हो। मीरा, उसने धीरे से नाम लिया। यह नाम सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। हाँ, वही मेरी माँ है। सुरेश की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत भी थी। विक्रम सिंह ने आंखें खोली और उसे गौर से देखा। तुम उसके बेटे हो पी? उसने जैसे खुद से कहा। कुछ पल के लिए वह चुप रहा, फिर बोला, मुझे पता था एक दिन तुम सामने आओगे। रमेश और हरि नारायण एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह सब उनके लिए भी अप्रत्याशित था। तो अब बताओ, सुरेश ने आगे बढ़ते हुए कहा, उसने मुझे क्यों छोड़ा और तुम उसके पीछे क्यों पड़े थे? विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर देखते हुए उसने कहा, क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा किया था। उसकी आवाज में अब ठंडक की जगह एक दबा हुआ गुस्सा था। वो मेरे सबसे बड़े राज जानती थी और वो उसे उजागर करना चाहती थी। पीक सुरेश चौंक गया। कैसा राज? विक्रम सिंह ने धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखा। ऐसा राज जो मुझे बर्बाद कर सकता था। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, और इसलिए मुझे उसे रोकना पड़ा। उसकी आंखों में अब साफ साफ खतरनाक चमक थी। रोकना पड़ा मतलब? रमेश ने घबराकर पूछा। विक्रम सिंह ने बिना हिचक के कहा, मैंने उसे खत्म करने की कोशिश की। यह सुनते ही जैसे जमीन खिसक गई। सुरेश के कानों में बस यही शब्द गूंजते रह गए, खत्म करने की कोशिश। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, गुस्से के थे। तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की? उसने कांपती आवाज में पूछा। विक्रम सिंह ने कंधे उचकाए। वो बच गई, लेकिन उसे भागना पड़ा, और शायद उसी वजह से उसने तुम्हें छोड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सच अब सामने था, लेकिन यह सच उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक था। हरि नारायण ने गंभीर स्वर में कहा, और अब क्या चाहते हो? विक्रम सिंह ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अब तो बहुत देर हो चुकी है। उसने सुरेश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ अगर जिंदा है तो वो अब भी मुझसे छुप रही होगी, और अगर नहीं। वह रुक गया। सुरेश ने गुस्से में कहा, अगर नहीं तो? विक्रम सिंह ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। यह सुनते ही सुरेश का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वह आगे बढ़ा, लेकिन रमेश ने उसे रोक लिया। नहीं, अभी नहीं, उसने धीरे से कहा। तभी अचानक विक्रम सिंह ने ताली बजाई। कमरे के दरवाजे खुल गए और कुछ आदमी अंदर आ गए। मुझे लगा था कि तुम लोग सीधे आ जाओगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मैंने तैयारी कर रखी थी।
अब साफ था कि यह मुलाकात इतनी आसान नहीं थी। हरिनारायण ने धीरे से कहा, हमें निकलना होगा भी, लेकिन अब निकलना इतना आसान नहीं था। चारों तरफ लोग खड़े थे और हर नज़र में खतरा साफ दिख रहा था। सुरेश ने एक बार फिर विक्रम सिंह की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ बदला था। विक्रम सिंह ने आखिरी बार कहा, तुम सच जानना चाहते थे, अब जान लिया, लेकिन अब इस खेल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। उसकी आवाज़ गूंज रही थी। सुरेश ने धीरे से जवाब दिया, खेल तुमने शुरू किया था, ख़त्म मैं करूँगा। यह कहते ही जैसे हवा में एक नई टकराव की लहर दौड़ गई। अब यह सिर्फ अतीत का सच नहीं रहा था, यह एक सीधी लड़ाई थी, और इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा यह अभी कोई नहीं जानता था। लेकिन इतना तय था कि अब पीछे मुड़ने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था, और आगे जो भी था वह और भी खतरनाक होने वाला था। कमरे का माहौल इतना भारी हो चुका था कि जैसे हवा भी ठहर गई हो। चारों तरफ खड़े लोगों की निगाहें तेज थीं, और बीच में खड़ा सुरेश अब पहले वाला लड़का नहीं रहा था। अब उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और एक अडिग फैसला साफ दिख रहा था। रमेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था ताकि वह कोई जल्दबाजी न कर दे, लेकिन सुरेश के अंदर जो तूफान उठ चुका था उसे रोक पाना आसान नहीं था। हरिनारायण ने स्थिति को समझते हुए धीरे से कहा, विक्रम सिंह, जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आगे होगा उसे हम संभाल सकते हैं। उसकी आवाज़ में शांति थी, लेकिन भीतर एक गहरी समझ भी। विक्रम सिंह हल्का सा हंसा, अब संभालने को बचा ही क्या है, सच बाहर आ चुका है, और अब ये लड़का मुझे ख़त्म करना चाहता है। सुरेश ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें ख़त्म करने नहीं आया, मैं तुम्हारे किए का हिसाब लेने आया हूँ। उसकी आवाज़ अब स्थिर थी। विक्रम सिंह ने उसे गौर से देखा, जैसे पहली बार उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी, उसने धीरे से कहा, जिद्दी और सच के पीछे भागने वाली अपी। यह सुनते ही सुरेश के दिल में एक हलचल हुई। तो तुम जानते हो वो कहाँ है? उसने उम्मीद से पूछा। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। विक्रम सिंह ने नजरें फेर ली। अगर जानता होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। उसके इस जवाब में पहली बार एक हल्की सी थकान झलकी। तभी बाहर से अचानक शोर की आवाज आई। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। एक आदमी भागते हुए अंदर आया और हांफते हुए बोला, साहब, पुलिस आ गई है। यह सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। विक्रम सिंह के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता उभरी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। हरिनारायण ने सुरेश और रमेश की तरफ देखा। शायद ये मौका है, उसने धीरे से कहा। सुरेश समझ गया, अब यह टकराव किसी और मोड़ पर जाने वाला है। विक्रम सिंह ने अपने आदमियों को इशारा किया, सब संभालो। लेकिन अब हालात उसके काबू से बाहर निकलने लगे थे। कुछ ही पलों में पुलिस अंदर आ गई। उनके साथ गांव के मुखिया और कुछ और लोग भी थे। विक्रम सिंह, आपको गिरफ्तार किया जाता है, एक अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा। यह देखकर सुरेश और रमेश दोनों चौंक गई थी। यह सुनकर सुरेश ने उसकी तरफ देखा। अब उसे समझ आया कि हरिनारायण सिर्फ साथ नहीं दे रहा था, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठा रहा था। पुलिस ने विक्रम सिंह को घेर लिया। वह कुछ पल तक चुप रहा, फिर अचानक उसकी नज़र सुरेश पर गई। तुम जीत गए, उसने धीमे से कहा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उसकी आवाज़ में अब पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि एक अजीब सी स्वीकार्यता थी। सुरेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कहानी खत्म नहीं, लेकिन अब सही रास्ते पर है। पुलिस उसे लेकर बाहर चली गई। कमरे में अब सिर्फ खामोशी बची थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें तूफान के बाद की थकान और राहत दोनों थी। घर लौटते समय रास्ता वही था, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। हवा हल्की थी, आसमान साफ था, और दिल में एक अजीब सी शांति थी। गौरी दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने सुरेश को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सब ठीक है ना? उसने घबराकर पूछा। सुरेश ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। हाँ माँ, अब सब ठीक हो जाएगा,
उसकी आवाज में पहली बार सुकून था। रमेश भी पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। काफी समय बाद उसके चेहरे पर सच्ची राहत दिख रही थी। अगले कुछ दिनों में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। गांव में अब भी चर्चाएं थीं, लेकिन अब उनमें डर नहीं, सच्चाई की बात थी। विक्रम सिंह के खिलाफ मामले खुलने लगे और उसके पुराने राज सामने आने लगे। सुरेश ने उस डायरी और लॉकेट को संभाल कर रख लिया। वो अब सिर्फ अतीत की निशानी नहीं, बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, मीरा कहाँ है? क्या वह जिंदा है? क्या वह कभी अपने बेटे से मिलेगी? यह सवाल अब भी अधूरा था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आंगन में हल्की हवा चल रही थी, सुरेश गौरी के पास बैठा था। उसने धीरे से कहा, माँ, अगर वो कभी मिली तो क्या मैं उसे अपना पाऊंगा? गौरी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, माँ वो होती है जो दिल में रहती है। जिसने जन्म दिया वो भी तेरी माँ है, और जिसने तुझे पाला वो भी। पीयूष की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। रमेश भी पास आकर बैठ गया। तीनों एक साथ थे, जैसे हमेशा होना चाहिए था। रात गहराने लगी, लेकिन इस बार घर में सन्नाटा नहीं, सुकून था। आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था और उसकी लौ स्थिर थी, जैसे इस घर की कहानी अब अपने सही रास्ते पर आ गई हो। सुरेश ने आसमान की तरफ देखा। तारों के बीच कहीं न कहीं उसे अपनी माँ का एहसास हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें ढूंढूंगा, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ। उसके पास उसका परिवार था, रमेश, गौरी और अब हरि नारायण भी। और इसी तरह एक टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। एक अधूरी पहचान को उसका रास्ता मिल गया, और एक कहानी जो दर्द और रहस्य से शुरू हुई थी, अब सुकून और उम्मीद के साथ आगे बढ़ने लगी।